Hello Educated India. You are most welcome on our YouTube channel Educated India पर। फ्रेंड्स, बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रास्ते तय करना बहुत जरूरी होता है कि हमें किन रास्तों पर चलते हुए उस लक्ष्य तक पहुंचा जाए। भारत के टफेस्ट एग्जामिनेशंस में से एक यूपीएससी सिविल सर्विसेज ऐसा ही एक एग्जाम है जिसको देने की हर युवा के मन में आकांक्षा होती है, एक एम्बिशन होता है आईएएस के पद तक पहुंचना। तो उस एग्जाम के लिए जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इस एग्जाम के क्या क्या पैटर्न हैं, किन किन चरणों में यह एग्जाम होता है और उन एग्जामिनेशंस का जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उनमें कौन कौन से टॉपिक्स यूपीएससी के द्वारा शामिल किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के सिलेबस के बारे में, जो कि पिछले कुछ सालों से कंटिन्यू सेम है, कोई बदलाव नहीं है। तो हम उसी का रेफरेंस लेते हुए आगे भी तैयारी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो एग्जाम है यूपीएससी सिविल सर्विसेज का, यह 3 स्टेप्स में होता है। इसमें फर्स्ट स्टेप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और सेकेंड स्टेज मेंस, जो कि रिटन फॉर्म में होता है। और इसके बाद थर्ड फेज होता है इंटरव्यू का, जिसमें पर्सनालिटी टेस्ट की जाती है। चलिए हम एक एक करके इनको अच्छे से समझ लेते हैं। पहले समझेंगे हम फेज 1 प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के सिलेबस और उसके पैटर्न के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो प्रीलिम एग्जामिनेशन है, इसमें 2 पेपर होते हैं। कितने पेपर? 2 पेपर्स। 2 पेपर में फर्स्ट जो पेपर है जनरल स्टडी का होता है और इसमें 100 क्वेश्चंस इंक्लूडेड होते हैं और ईच क्वेश्चन है 2 मार्क्स, मीन्स टोटल 200 मार्क्स का यह क्वेश्चन पेपर होता है। और सीसेट में 80 क्वेश्चंस होते हैं। 2014 तक इसमें 100 क्वेश्चन होते थे, लेकिन इसके बाद जो इंग्लिश पोर्शन था, इसमें इंग्लिश पोर्शन के 20 क्वेश्चन हटाने के बाद इसमें क्वेश्चंस की संख्या 80 हो गई है और टोटल मार्क्स इसके भी 200 होते हैं। लेकिन सिविल सर्विसेज के लिए यह क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है, जिसमें आपको 33% क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होता है। तो चलिए इनके सिलेबस के बारे में हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे सिविल सर्विसेज का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसके जीएस पेपर के सिलेबस के बारे में। इसका जो पहला पेपर जीएस का है वो 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स के। इसका टाइम होता है 2 घंटे 120 मिनट। इसमें एक इम्पोर्टेंट ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये नेगेटिव मार्किंग नेचर का पेपर होता है, जिसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। दैट मीन्स कि अगर आपने एक क्वेश्चन के आंसर को सही दिया हुआ है और 3 क्वेश्चन के आंसर आपने रॉन्ग दिया हुआ है, तो आपका इक्वल 0 हो जाएगा। मतलब कि आपने जो एक क्वेश्चन में 2 नंबर पाया सही आंसर पे, तो वही 3 नंबर के जो गलत है उसके 1/3 करके आप एक क्वेश्चन के बराबर का आपको मार्क्स कट जाएगा। तो चलिए इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, इसके सिलेबस में जो करंट इवेंट्स हैं, जो समसामयिक घटनाएं हैं, उसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। और ये घटनाएं किस नेचर की होनी चाहिए? नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस रखती हों, वैसी कुछ घटनाएं यूपीएससी के सिलेबस में कवर की जाती हैं और की गई हैं। पिछले क्वेश्चंस आप उठा के देखेंगे तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट है हिस्ट्री। किसकी हिस्ट्री? हिस्ट्री मतलब इतिहास। किसका इतिहास? भारत का। यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री भी होती है, जिसको कि मेंस के सिलेबस में कवर किया गया है। प्रीलिम्स में केवल भारत के इतिहास से ही सवाल पूछे जाते हैं। और इसमें जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत को आजाद कराने के लिए जो भी आंदोलन किए गए थे, जो भी मूवमेंट हुए थे, उन पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम्स में प्रीलिम्स में आते हैं। और इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, जो भूगोल है वह केवल भारत का नहीं है, उसमें भारत और विश्व दोनों का। किस प्रकार का ज्योग्राफी है? फिजिकल मतलब भौतिक रूप से जो आपको देख रहे हैं, नदियां, पहाड़े, झरने, इस प्रकार का। सोशल ज्योग्राफी में सामाजिक ज्योग्राफी, जैसे जनसंख्या से रिलेटेड
जनसांख्यिकी डेमोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। और इकोनॉमिक ज्योग्राफी में जो खनिज संसाधन होते हैं जो अलग अलग क्षेत्र में पाए जाते हैं, रॉ मटेरियल के तौर पे जिनका उद्योगों में प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं यह सिलेबस में कवर किए गए हैं। और इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, भारतीय राजतंत्र और शासन, इसमें क्या क्या कवर है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान जो कि भारतीय संविधान सभा द्वारा 1949 को अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, उस संविधान के बारे में। और पॉलिटिकल सिस्टम, भारत का राजनीतिक प्रणाली क्या है, किस प्रकार की राजनीति सिस्टम से काम करती है यहाँ पे, उस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। पंचायती राज, जो शक्तियों का विकेंद्रीकरण एक ग्रामीण क्षेत्र तक अपने देश में हुआ है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे पंचायती राज से संबंधित। और पब्लिक पॉलिसी, लोगों के लिए जो नीतियां सरकार के द्वारा बनाई जाती हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। और राइट्स इशू, आपको पता होगा कि संविधान के द्वारा यहाँ के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं और उसी के साथ साथ कुछ सांविधिक या कानूनी अधिकार भी इंसान को प्राप्त हैं। उससे संबंधित कुछ मुद्दे जो करंट में चर्चे में आए होते हैं या फिर उन पर कुछ अहम फैसला लिया गया होता है सरकार के द्वारा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद है इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, आर्थिक और सामाजिक विकास। और यह किस प्रकार का सामाजिक विकास और आर्थिक से संबंधित है? आर्थिक दैट मीन्स लेन देन से संबंधित जो भी कार्य प्रणाली भारत देश के लोगों की है उस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। लेन देन में आप मार्केट कह सकते हैं और करेंसी से रिलेटेड और बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड सारी चीजें आ जाएंगी इसमें। और जो सामाजिक विकास है ये किस प्रकार के विकास होने चाहिए? सतत विकास। सतत विकास का मतलब है कि हम आज जो भी संसाधन रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं उसको हम आने वाले समय में बचा रहे, पूरा का पूरा ही हम न खत्म कर दे, उसको ध्यान में रखते हुए उसका प्रयोग करना। और ऐसा विकास जो आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए किया जाए, सतत विकास होगा। उस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। गरीबी, जैसा आपको पता हुआ कि आज़ादी के 70 साल बाद भी इतनी सारी गरीबी भारत देश में व्याप्त है, जहाँ पे भूखमरी और दैनिक खर्च वहन करने में ही भारत की अधिकतर जनसंख्या लगी हुई है, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। और समावेशन, समावेशन मतलब सबका साथ, सबका साथ ऐसा कुछ जो कि सबको एक साथ लाने का काम करे, ऐसा विकास जो सबका एक साथ हो विकास। और जनसांख्यिकी, भारत की आपको पता होगा कि विश्व में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जनसंख्या है, तो उस जनसांख्यिकी का किस प्रकार से लाभ लिया जा सकता है, उस पर जनसांख्यिकी लाभांश बोलेंगे उसको। लेकिन जनसंख्या से रिलेटेड जो 2011 का सेंसस है, अब आने वाले समय में 2021 का सेंसस आएगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन। और सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल, समाज को आर्थिक समृद्धि या फिर सामाजिक विकास के लिए कोई भी ऐसा पहल जो किया गया हो, उस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। समाज सुधार से रिलेटेड कुछ नीतियां ले सकते हैं या इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, लेकिन सिलेबस से आप थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं। नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जो भी पर्यावरण में हमारे आसपास या फिर जब आपको पता होगा कि राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चन जनरली आते हैं और पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। और बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, भारत की जो डाइवर्सिटी है, आप देखेंगे कि उपोष्णकटिबंध से लेकर के भूमध्य रेखीय उष्णकटिबंधीय तक की जलवायु भारत में पाई जाती है, तो यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुतायत मात्रा में पाई जाती है भारत में, तो उन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग जो कि ग्लोबल मुद्दा है, तो उस पर भी बेस्ड जनरल क्वेश्चन आ जाते हैं। और जनरल साइंस, फ्रेंड्स जनरल साइंस में जनरली लाइफ साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइफ साइंस जो कि आमतौर पर हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं, जैसे हम मोबाइल में जो सिम यूज करते हैं नेटवर्क,
उसमें एक LTE और बोल्ट जैसे वर्ड कुछ यूज हुए हैं जो कि एक आम इंसान जनरली यूज करता है, उसको देख रहा है, रोज उससे रूबरू हो रहा है। ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में आ जाते हैं। तो सामान्य विज्ञान मतलब ऐसा विज्ञान जिससे इंसान दैनिक जीवन में प्रभावित होता हो, इफेक्टेड होता हो। तो फ्रेंड्स, ये प्रीलिम्स का जीएस पेपर के सिलेबस है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और चलिए दूसरे पेपर के सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि जो प्रीलिम्स का दूसरा पेपर है वो सीसेट का पेपर होता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। फ्रेंड्स, जैसा बताया आपको कि 2014 से पहले इसमें 100 क्वेश्चन आते थे और इस इंग्लिश को लेकर के दिल्ली के मुखर्जी नगर क्षेत्र में, जो कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोगों का हब माना जाता है, वहाँ पे बहुत हिंदी मीडियम वालों का बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन हुआ था, जिसको लेकर के यूपीएससी ने 20 क्वेश्चंस को वहाँ से रिमूव कर दिया था, हटा दिया था। और क्वेश्चंस के जो नंबर्स हैं वो 80 हुए थे और इसका मार्क्स जो है टोटल 200 ही है। इसमें भी टाइम 2 घंटे का होता है और इसमें ये जो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, इसमें 33 क्वालिफाइंग नंबर्स होते हैं। अगर आपने 33 नंबर्स एक्वायर कर लिए हैं, दैट मीन्स अगर आप 200 में से 33 में आप जैसे देखेंगे तो लगभग 66 या 66.66 समथिंग कुछ नंबर आते हैं। अगर आपने इतने एक्वायर कर लिए हैं इस सीसेट पेपर में, तो आपका जो फर्स्ट पेपर है जीएस का, उसके बेस पे आपको सेकंड स्टेज मतलब मेंस के लिए आपको क्वालिफाई किया जाएगा या माना जाएगा, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप इसमें 33% एक्वायर नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप इसमें फेल हो जाते हैं, तो आपका जीएस पेपर में आप भले ही कितना भी स्कोर कर ले रहे हो, आपको सेकेंड फेज में यानी मेंस के में आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। तो ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि पहला पेपर। तो चलिए इसके सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। इसमें कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन पैसेज टाइप के पैसेज आएंगे और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, आपको पैसेज पढ़ के आंसर देना होगा। इसके बाद है इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल। उसमें कुछ संचार कौशल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे, जिसको पैराग्राफ पढ़ करके आपको क्वेश्चन को समझना होगा कि इसमें क्या पूछ रहा है यार, ताकि अगर आप कम्युनिकेट कर पाए उस क्वेश्चन से तो आप उसका आंसर अच्छे से दे पाएंगे। और तार्किक कौशल और एनालिटिकल एबिलिटी, इसमें कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस भी होते हैं और रीजनिंग मैथमेटिक्स का एक रूप है जिसमें आप दिमाग लगा करके उसका आंसर दे सकते हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में बनाएंगे, उसमें सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा से आइडिया आ जाएगा। और आप खुद भी देख सकते हैं, यूपीएससी की वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, आप उनको देख करके समझ सकते हैं। और एनालिटिकल एबिलिटी में भी ऐसा है कि कुछ पैसेज टाइप का ही रहेगा, आप उसको देख करके एनालिसिस करेंगे और फिर आंसर देंगे। इस एनालिटिकल टाइप का क्वेश्चंस रहते हैं उसमें। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपके सीसेट के पेपर में डिसीजन मेकिंग रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जिसमें एक समस्या एक पैराग्राफ के रूप में दी रहेगी और उसको पढ़ करके आपके आंसर दे रहेंगे कि आप इस समस्या के लिए क्या सोल्यूशन होना चाहिए। तो डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड। और इसके बाद है जनरल मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता, जो कि सामान्य स्तर का होगा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो ये जनरली रीजनिंग से रिलेटेड हो गया या फिर डिसीजन रिलेटेड, इसी के जैसे होगा। ये क्वेश्चन पेपर देख करके आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। और बेसिक न्यूमेरेसी, कुछ संख्यात्मक आधारित क्वेश्चन आएंगे जो कि सामान्य मैथमेटिक्स लेवल का आएगा। और कुछ चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं जिनमें कुछ डेटा दिया रहता है और उस डेटा के हिसाब से कुछ क्वेश्चन पूछे रहते हैं। और लेकिन ये जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, खासकर जो रीजनिंग और एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये 10th लेवल के 10th स्टैंडर्ड के ही रहेंगे, ऐसा यूपीएससी के सिलेबस में साफ शब्दों में लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप प्रीलिम्स का जो पेपर है वह फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों कवर कर पाएंगे। और सिलेबस आपको पता रहेगा तो इसके साथ साथ
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि केवल सिलेबस ही सब चीज़ की व्याख्या नहीं कर देता है। सिलेबस देख करके आपको केवल एक तरीका पता हो जाएगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है, लेकिन एग्जैक्टली क्या पढ़ना है और किस तरह से क्वेश्चन आएंगे वो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही देखने के बाद पता चलेगा। चलिए और जानते हैं कि अगर आपने CSET पेपर में 33% क्वालिफाइंग मार्क्स एक्वायर किया और जो GS का पेपर है उस पे मेरिट बनती है 200 मार्क्स पे और UPSC कट ऑफ डिसाइड करती है। तो अगर उस कट ऑफ को आपने पार किया या फिर वहां तक आपने पहुंचा, मान लेते हैं कि अगर 200 में से अगर 102 कट ऑफ मार्क्स है तो आप 102 कट ऑफ मार्क्स तक पहुंचे हैं, मतलब 102 या फिर इससे ज़्यादा आपने GS पेपर फर्स्ट में हासिल किया है, तो आपको एक फॉर्म भरना होता है, DAF फॉर्म जिसको बोला जाता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आपके हॉबीज, आपकी पर्सनल क्वालिफिकेशंस और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में डिटेल्स में कुछ फॉर्म रहता है, उसको फिल करना होता है, जिसपे बेस्ड आपको लगभग इंटरव्यू डिसाइड होता है। इंटरव्यू में उस पर बेस्ड जनरल क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो ये फॉर्म भरते हैं आप, तो मुख्य परीक्षा जो है मेंस एग्जाम, इसमें अपियर होने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी काम आती है। तो इस फॉर्म को भरने के बाद जैसे आप मुख्य परीक्षा देंगे, तो मुख्य परीक्षा में 9 पेपर होते हैं कुल, और 9 पेपर में से 7+2 लिखने का मतलब यह है कि इसमें जो 2 पेपर्स होते हैं इसमें भी क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं ये, और इसमें जो 7 पेपर होते हैं ये मेरिट बनाने का काम करते हैं, मेरिट में इनके अंक शामिल होते हैं। तो चलिए हम एक एक करके समझ लेते हैं इसको, किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर्स हैं और उसमें पैटर्न क्या है इसका और इसके सिलेबस क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, पहला पेपर जो है यूपीएससी मेंस का वो होता है निबंध। बेसिकली इसके जो टॉपिक हैं वह जो यूपीएससी का सिलेबस है उसी के इर्द गिर्द ही पूछा जाता है, खासकर सोसाइटी से रिलेटेड या फिर इन्वायरमेंटल से रिलेटेड। इस पे हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें निबंध के टॉपिक आपको बताए जाएंगे और एक डिस्कस किया जाएगा, तो ज़्यादा क्लियर होगा। 2 निबंध रहेंगे 125 मार्क्स के। पिछले कुछ सालों से 2 निबंध लिखने के लिए आ रहा है यूपीएससी के निबंध पेपर में। पहले एक ही निबंध लिखने के लिए होता था, लेकिन अब 2 निबंध लिखने के लिए आता है, और पर ऐसे 125 मार्क्स का होता है। इसमें आपको खंड ए एंड खंड ब, ब करके आता है, खंड ए एंड खंड बी। इसमें दोनों में से आपको एक एक निबंध लिखना होता है, और दोनों में ऐसा नहीं है कि केवल एक टॉपिक दे दिया, आपके पास बकायदा जैसे खंड ए है तो उसमें 3 से 4 निबंध के टॉपिक रहेंगे, उनमें से किसी एक पर आपको निबंध लिखना रहेगा। उसी तरह से इसमें भी खंड बी में भी रहता है। तो आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, विकल्प रहेगा कि आपको किस प्रकार का निबंध आप लिखने में सक्षम है और लिख सकते हैं। ऐसा 250 मार्क का टोटल होगा ये पेपर। जीएस के सारे पेपर जो मेंस के हैं वो 250 के होते हैं, निबंध भी 250 का है, केवल इंटरव्यू है जो 275 मार्क्स का होता है। इसके बाद सेकेंड पेपर आएगा। सेकेंड पेपर में जो जीएस पेपर होते हैं उसका पहला पेपर, जीएस फर्स्ट का पेपर। जीएस फर्स्ट में जो भारतीय विरासत है, जो इंडियन हेरिटेज है, कल्चर है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, और इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री कवर किया जाएगा और जियोग्राफी एंड सोसाइटी। इसके डिटेल्स सिलेबस के बारे में हम अगले स्लाइड में कवर करेंगे। और जीएस पेपर 2 में शासन व्यवस्था, गवर्नेंस और संविधान, शासन प्रणाली एंड सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, साथ ही इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे इसमें सेकेंड पेपर में। जीएस पेपर का जो थर्ड पेपर है ये इसमें जो प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो आर्थिक विकास है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। बायोडाइवर्सिटी, पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे इसमें, और सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट,
जो आंतरिक सुरक्षा या बाह्य सुरक्षा जो देश की है उस पर बेस्ड क्वेश्चन इसमें आएंगे। और डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदाएं जो नेचुरल एंड आर्टिफिशियल दोनों तरह से, मैन मेड या फिर नेचुरल दोनों हो सकती हैं, उन पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदाएं क्या क्या हैं, कैसे होती हैं और उनका मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है। और नेक्स्ट जो जीएस का पेपर है, फोर्थ पेपर, ये एथिक्स और इंटीग्रिटी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जिसमें नैतिकता नीति शास्त्र पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। और 2 पेपर्स होते हैं क्वालिफाइंग नेचर के, जैसे आपको बताए थे। एक जो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है, ये कंपलसरी होता है हर किसी के लिए। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना बहुत कंपलसरी माना गया है। इसमें एक बेसिक सा ज्ञान तो होना ही चाहिए। और इसके बाद जैसे कि इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो लैंग्वेज डाइवर्सिटी भी है। लैंग्वेज डाइवर्सिटी में आपको जैसे पता होगा, संविधान में की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, संवैधानिक भाषाएं मानी गई हैं इसको। तो इनमें से कोई भी एक भाषा पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप कौन से लैंग्वेज में सुटेबल हैं क्वेश्चन पेपर देने के लिए। तो एक पेपर इन 22 भाषाओं में से होगा और एक पेपर इंग्लिश कंपलसरी होगा। ये क्वालिफाइंग नेचर के हैं, इसके बारे में हम अगले स्लाइड्स में डिटेल डिस्कस करेंगे। और ऑप्शनल पेपर में आपको पता होगा कि 48 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें से कोई एक जो भी आप जिसमें आपने ग्रेजुएशन किया हो या फिर जो जिसमें आपको ये लग रहा हो कि हाँ मैं इसमें ठीक ठाक परफॉर्म कर सकता हूँ, आपकी एक स्पेशलिटी टाइप की एक विशेषज्ञता थोड़ा बहुत तो देखी जाती है, जिसमें आपको माना जाता है कि एक बैचलर डिग्री होता है और एक पोस्ट ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो इनके बीच की जो कंडीशन होती है, जैसे बैचलर ऑनर्स बोल सकते हैं इसको, ग्रेजुएशन ऑनर्स, तो इसके लेवल का जनरली क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें। तो जिस सब्जेक्ट में आपको लगता हो कि आप उसमें अच्छा कुछ कर सकते हैं, तो इन 48 सब्जेक्ट्स में से आप एक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम एक एक करके और डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। पहला पेपर निबंध। निबंध के बारे में आपको बताया दिया, 2 निबंध लिखने रहेंगे जो कि 125 मार्क्स के टोटल एक हर निबंध रहेगा। इसमें आपको ऑप्शन रहेंगे और ऑप्शंस में से कोई सेलेक्ट करके आपको लिखना रहेगा। इनके जो वर्ड लिमिट है, क्योंकि टाइम भी लिमिट रहता है तो वर्ड लिमिट भी रहेगा। जैसे कि आपको 3 आवर्स का ये सारे जीएस के पेपर होते हैं मेंस के, तो इनमें आपको 2 निबंध लिखने रहेंगे और 1000 to 1200 1000 से 1200 शब्द रहेंगे, उसकी लिमिट रहेगी। इसी के अंतर्गत आपको हर एक निबंध लिखना है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो पहला जीएस का पेपर होगा, जीएस पेपर फर्स्ट और काउंटिंग के हिसाब से पेपर 2, इसके सिलेबस के बारे में हम एक एक डिस्कस करते हैं कि इसमें जो सिलेबस है, इंडियन कल्चर, जैसे यहाँ पे लिखा है कि इंडियन हेरिटेज और कल्चर के बारे में। भारत ग्लोबल में बहुत ही धनी देश है, तो भारत की संस्कृति पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। और जो प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक, यानी कि जब देश आज़ाद हुआ तब तक, प्राचीन काल से जब देश में संस्कृति या फिर कला के रूप का स्टार्ट हुआ तब से, जब वो अपने एक बच्चा फॉर्म में था, तब से लेकर के एक आधुनिक काल में, जब तक वो एकदम लोगों के सामने एक आधुनिक रूप से जब तक प्रस्तुत हुआ, तब तक का कला का जो आर्ट है उसका फॉर्म, और जो लिटरेचर है, साहित्य, और वास्तुकला जो आर्किटेक्चर है, उस पे आपको पता होगा जैसे कि दिल्ली सल्तनत, इससे पहले जो भारतीय शासक रहे हैं, विजयनगर साम्राज्य और मुगल साम्राज्य, कुछ अंग्रेज जब आए थे तब, तो वास्तुकला के क्षेत्र में भी काफी ज्यादा प्रगति हुई है। इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है, इनके जो मुख्य पहलू हैं, विशेषताएं हैं, उन पे बेस्ड क्वेश्चन शामिल किए जाएंगे पहले पेपर में। और नेक्स्ट टॉपिक इसका क्या होगा, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। आपको पता होगा कि जैसे 18वीं शताब्दी के लगभग मध्य से बोल रहा है, मतलब लगभग 1750 के आसपास से
बेसिकली इसको मोटा मोटा मान के चल सकते हैं कि जब से प्लासी का युद्ध 1757 से स्टार्ट हुआ था, तब से लेकर के जो वर्तमान समय तक का भारत है उस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। और आधुनिक भारतीय इतिहास में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जैसे प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, 1857 की क्रांति, महात्मा गांधी से रिलेटेड जो उन्होंने आंदोलन चलाए, और संवैधानिक विकास में जितने सारे रेगुलेटिंग एक्ट्स आए, तो ऐसे सारे कुछ घटनाएं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इस तरह से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। और जो व्यक्तित्व है, एक पर्सनालिटी जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इससे हम महात्मा गांधी का नाम इसमें जनरली उन पे बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, और ऐसे ही बहुत सारे व्यक्तित्व जो कि इम्पोर्टेंट रखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई 1857 क्रांति में उन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली। और ऐसे इशूज, विषय जो कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ हो या फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से जुड़ा हुआ हो, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। और अगला है स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता संग्राम में भी ऐसे जिसके विभिन्न चरण हैं, जैसे आपने देखा हो उदारवादी चरण है, क्रांतिकारी चरण है, उग्रवादी चरण है। तो ऐसे विभिन्न चरण हैं जो भी स्वतंत्रता संग्राम में आए हैं, और इनमें जो देश के अलग अलग भागों में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और व्यक्तित्व हैं, जैसे यहाँ पे आपको बताया था, तो उनके जो योगदान है, जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गए, महात्मा गांधी हो गए, रानी लक्ष्मीबाई, ऐसे जो व्यक्तित्व हैं, इन पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद टॉपिक कवर करते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस में जैसे भारत की जो समस्या थी, जो आज़ादी के बाद जैसे राष्ट्रीयकरण जो हुआ उसका, और देश को एक करना, क्योंकि अलग अलग रियासतों में आपको पता होगा कि 565 समथिंग रियासतें अलग अलग थी, और उनको एक करके एक सूत्र में बांधना सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा उनको श्रेय दिया जाता है इसमें। तो उस पे संबंधित, और जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया, देश का पुनर्गठन बेसिकली मानेंगे, तो राज्यों का भाषाओं के आधार पर पुनर्गठन किया गया या फिर राज्यों को एकजुट किया गया, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। और हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, विश्व का जो इतिहास है उस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। आपको बता दें कि जो जिस तरह से भारत का इतिहास को हम बेसिकली 3 रूप में कैटेगराइज करते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक, उसी तरह से विश्व का इतिहास भी जनरल 3 भागों में, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो उसमें प्राचीन मध्यकालीन को अपन को नहीं पढ़ना है। 18वीं सदी से जो घटनाएं हुई हैं, खासकर जब औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब से विकास हुआ, जब से डेवलप हुआ, तब से लेकर के घटनाओं को पढ़ना है, और ऐसे टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। इनमें टॉपिक कवर किए गए हैं कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, औद्योगिक क्रांति, जैसे जेम्स वाट ने जब भाप का इंजन, स्टीम इंजन का डेवलप किया, तब से औद्योगिक क्रांति का जड़ माना जाता है वो, कि बेस वहां से माना गया है। और कॉलोनाइजेशन, कच्चा माल प्राप्त करना और अपने बने हुए माल की आपूर्ति खपत करने के लिए जो कॉलोनाइजेशन किया गया, उपनिवेशवाद जिसको बोलेंगे, तो उस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। भारत को ही जैसे अंग्रेजों ने अपनी एक उपनिवेश, एक कॉलोनी बना के रखा था, तो उस पे बेस्ड क्वेश्चन। और अलग अलग जो राष्ट्र हैं, जैसे इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, उन पे बेस्ड जो क्वेश्चन है, रिट्रावल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज और डीकॉलोनाइजेशन। अब एक बार कॉलोनाइजेशन हुआ तो उसका डीकॉलोनाइजेशन भी कभी न कभी तो होगा, उस पे बेस्ड क्वेश्चन। जैसे भारत का आज़ादी से डीकॉलोनाइजेशन हुआ, उपनिवेश से एक स्वतंत्र संप्रभु देश बना। इसी तरह से जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं, जैसे रूसो हो गए, रूसो को जो फ्रांस की क्रांति है, ऐसे जो दार्शनिक हैं जैसे कांट हो गए, मार्क्स हो गए, कार्ल मार्क्स, कन्फ्यूशस हैं, और लेनिन है, पूंजीवाद, मार्क्सवाद, समाजवाद जिसको बोलेंगे, तो इन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एक बार फिर से देखते हैं कि जो पॉलिटिकल फिलोसोफर्स हैं, जैसे मार्क्सवाद आपने सुना होगा, जहाँ से समाजवाद का उदय हुआ था। इससे पहले जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, वहाँ पे पूंजीवाद का उदय हुआ था, और जो साम्यवाद है वो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा समाजवाद से ही विकृत रूप माना गया है। तो इनके जो दार्शनिक हैं उनको सिलेबस में कवर किया गया है।
ये जो साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद हैं और इनका जो रूप है और इनका जो समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, इनके बारे में सिलेबस में कवर किया गया है। और जो साइलेंट एस्पेक्ट्स हैं, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, जो साइलेंट एस्पेक्ट्स हैं, जो महत्वपूर्ण, जो मुख्य विशेषताएं हैं किसकी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, भारत की जो विविधताएं हैं, जैसे ज्योग्राफिकल विविधता हो गया और कल्चरल विविधता हो गया और सोशल विविधता हो गया। ऐसे मतलब जो विविधताएं हैं भारत की, उन पे बेस्ड स्टडी करनी है सिलेबस के अकॉर्डिंग। और जो इंडियन सोसाइटी है, भारतीय समाज के बारे में, भारतीय समाज में जो दबे कुचले या फिर जो निम्न वर्ग है, उनके बारे में बेसिकली ज़्यादा फोकस किया जाता है। भारतीय समाज का रूप किस तरह से, उसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं, उसके सिलेबस में कवर किया गया है। और अगले टॉपिक में हम देखते हैं कि क्या इसमें जो रोल ऑफ वुमेन है, वीमेन की जो रोल है सोसाइटी में या वर्ल्ड में या फिर हर क्षेत्र में, और उनसे रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में, और जो पॉपुलेशन, जनसंख्या से रिलेटेड सेंसस इसमें आएगा 2011 का, आने वाले वर्ष में 2021 भी कवर किया जाएगा। जैसे अब 2001 का हम नहीं पढ़ते हैं या फिर पढ़ते हैं तो रेफरेंस के तौर पे पढ़ते हैं 2011 के लिए, तो उसी तरह से 2021 भी जब आ जाएगा सेंसस, तो हम 2011 को एक रेफरेंस के तौर पे पढ़ेंगे। तो ऐसे पॉपुलेशन और एसोसिएटेड इश्यूज, इससे संबंधित जो विषय हैं, जो जनसंख्या बढ़ने पे जैसे माना जाता है कि जनसंख्या ज़्यादा है तो गरीबी ज़्यादा है, बेरोजगारी है, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं पॉपुलेशन से रिलेटेड, वो इश्यूज आएंगे इस पे। और गरीबी, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, जो गरीबी है उस पर बेस्ड सिलेबस में कवर किया गया है। और जो विकासात्मक विषय है, जैसे आपको पता होगा कि एक तरफ जब विकास होता है तो कहीं ना कहीं पर्यावरण का लॉस होता है, या फिर जो जनजातीय क्षेत्र है, खासकर जो खनिज उद्योगों का जो खनन होता है, वहाँ पे कुछ विषय उत्पन्न होते हैं कि जो आदिवासी क्षेत्र है उनको रिहेबिलाइजेशन करना होगा, पुनर्वास होता है। तो ऐसे संबंधित जो विषय हैं उनको भत्ता देना होगा या फिर मुआवजा जिसको बोलेंगे, वो चीज़ जिन विषयों को उत्पन्न करती हैं, जिन इश्यूज को उत्पन्न करती हैं, उनसे रिलेटेड टॉपिक को कवर किया गया है। और अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, जैसे औद्योगिकरण हुआ है उसी के तर्ज पर ये शहरीकरण ही उसी का एक बाई प्रोडक्ट है कह सकते हैं। तो उस पर रिलेटेड चीज़ें सिलेबस में हैं और इनकी जो शहरीकरण से रिलेटेड समस्याएं हैं और इनसे बचाव के लिए जो भी उपाय किए जा सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक में है इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आपको पता होगा कि 1991 में ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड कैपिटलाइजेशन, तो इसमें जो ग्लोबलाइजेशन है उसका जो इफेक्ट है सोसाइटी पे, समाज पे, उस पे बेस्ड स्टडी या फिर क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो सिलेबस में कवर किया गया है। आपको पता होगा कि आज भी भारत के लोग जो ईस्टर्न कल्चर है उससे कहीं ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा मूव होते हैं, खासकर अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, उधर के देशों की तरफ। तो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का ही प्रभाव है, जो कि वसुधैव कुटुंबकम एक वर्ड यूज होता है, जो कि विश्व को ही एक घर मान के चला जाता है। तो भूमंडलीकरण, वर्ल्ड को एक मान करके कुछ जो प्रभाव हुए हैं उन पे बेस्ड स्टडी को कवर किया गया है। और सोशल एम्पावरमेंट, सामाजिक सशक्तिकरण, समाज में जो दबे कुछ लोग हैं, जैसे दलित वर्ग हो गया, अल्पसंख्यक वर्ग हो गए और विकलांग वर्ग हो गए, महिलाएं हो गई, तो इनसे इनका जो सशक्तिकरण है, इनको मुख्य धारा में लाना और इनका जो स्थिति है उसको और मजबूत करना, इनको सिलेबस में कवर किया गया है। और संप्रदायवाद, कम्युनिज्म, जैसे अलग अलग पंथ के लोग होते हैं, खासकर जो अलग अलग रिलीजन भी हैं, तो उनके भी अलग अलग पंथ हो जाते हैं, तो इन पे बेस्ड भी क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसे हिंदू धर्म में ही अलग अलग रिलीजन उससे उत्पन्न होकर के है, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, तो
इन पे बेस्ड जो अलग अलग कम्युनिटी बन गई है उस पे बेस्ड सिलेबस में कवर किया गया है। और रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद, जैसे आपको पता होगा कि जो ग्लोबल डाइवर्सिटी है भारत की, उसमें जैसे नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं वो बेसिकली इस बात की शिकायत करते हैं कि हमारे साथ भारत के अन्य देशों में भेदभाव किया जाता है। और दक्षिण भारत में जैसे नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं वो, उनकी शिकायत रहती है कि हम दक्षिण भारत में जाते हैं तो वहाँ की जो लैंग्वेज है वो समझ में नहीं आती है या फिर उनके साथ भेदभाव होता है। तो इस तरह का जो रीजनलिज्म है, क्षेत्रवाद है, उस पे संबंधित जो टॉपिक है उसको कवर किया गया है। सेक्युलरिज्म, जो धर्मनिरपेक्षता है, इस पे इसको टॉपिक में कवर किया गया है। भारत में आपको पता होगा कि बहुत सारे जो धर्म हैं उनके लोग यहाँ पे निवास करते हैं। और जो अभी जो सीएए का मुद्दा था जो बना हुआ है, कोरोना वायरस की वजह से थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं धर्म से रिलेटेड नागरिकता को जोड़ा गया है और सेकुलरिज्म पर सवाल उठाए गए हैं कि, तो मतलब एक मुद्दा है, हम मुद्दे को नहीं कवर करना चाह रहे हैं इसमें। इसमें मतलब हम सिलेबस को कवर करें कि सेकुलरिज्म हमारे यूपीएससी सिलेबस, सिविल सर्विसेज का सिलेबस में आता है। इसके बाद सिलेबस में आएगा कि साइलेंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल जियोग्राफी। वर्ल्ड फिजिकल जियोग्राफी में हम जो मृदा है, लैंड, भूमि, उससे रिलेटेड आ गया। जो पर्वत हैं, माउंटेन्स, उनसे रिलेटेड, और जो नदियां हैं, रिवर्स, उनसे रिलेटेड। भौतिक भूगोल मतलब जो भी चीजें हमें स्पष्ट रूप से दिख रही हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, उनकी जो मुख्य विशेषताएं हैं रिलेटेड टॉपिक्स को कवर किया गया है सिलेबस में। और जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज रॉ मटेरियल है हर चीज का, इंसान के जीने का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, या हर जो भी एक्टिविटीज इंसान करता है उसके लिए रॉ मटेरियल नेचुरल रिसोर्सेस ही हैं। तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ कहाँ है मुख्य तौर पे, जैसे आपको जो दक्षिण भारत में कर्नाटक की कोलार खान है, उसको सोने का खान के नाम से बहुत फेमस है वो। तो वैसे ही ये खेतरी का जो खदान है राजस्थान में, वो तांबे के लिए फेमस है। तो इस तरह से जो नेचुरल रिसोर्सेज कुछ की पॉइंट्स हैं जहाँ पे वो बेसिक रूप से पाए ही जाते हैं, इनके लिए फेमस है। जैसे साउथ एशिया को भी इसमें इंक्लूड किया गया है और ये वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में जो गुलबर्गी की जो खदानें हैं वो सोने के लिए फेमस हैं। तो इस तरह से जो वर्ल्ड में नेचुरल रिसोर्सेज की जो कीज हैं जहाँ पे वो बेसिक रूप से पाए जाते हैं उनको कवर किया गया है। इसमें साउथ एशिया और इंडिया दोनों, इंडिया सब कॉन्टिनेंटल, भारत और भारत के पड़ोसी देशों को मिला करके सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो उनको भी कवर किया गया है। और इनकी इसमें और जो टॉपिक है वो है कि जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी जो इंडस्ट्री सेक्टर होते हैं, इनको स्टेबल करने के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि प्राइमरी सेक्टर में इनके डिटेल्स के बारे में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आप इकोनॉमी में पढ़ेंगे। तो इनको स्टेबल करने के लिए जो भी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे लेबर हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया और कैपिटल हो गया, ऐसे रिलेटेड जो भी फैक्टर्स हैं उन पे बेस्ड टॉपिक है, तो उनको कवर किया गया है। और ये पूरा वर्ल्ड वाइड है, मतलब विश्व स्तर पे इसको पढ़ना है। और इसके बाद है जियो फिजिकल फिनोमिना। जो पृथ्वी है, जियो मतलब पृथ्वी, फिजिकल पृथ्वी का जो भौतिक रूप है, उसकी जो फिनोमिना है, पृथ्वी की कुछ घटनाएं जो कि भौतिक रूप से हमें देखने को मिलती हैं। इसमें भूकंप आ गया, अर्थक्वेक, सुनामी, और जो वोल्केनिक एक्टिविटी है, जो ज्वालामुखी उद्गार होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे बैरन आइलैंड है अपने भारत का, तो उस पर बेस्ड जनरल क्वेश्चन आते हैं। साइक्लोन, जो कि लगभग हर वर्ष, क्योंकि भारत आपको पता होगा कि जो प्रायद्वीप है वह 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, महासागर, हिंद महासागर से। तो इसमें जो साइक्लोन्स हैं ये जनरली आ जाते हैं आसपास के क्षेत्र में और भारत को प्रभावित करते हैं, तो इन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और जो जियोग्राफिकल फीचर है उन पे बेस्ड क्वेश्चन और सिलेबस में कवर किया गया है इनको। और उनकी जो लोकेशन है
इनको में है वो चेंजेस इन क्रिटिकल geographical features including bodies of ice caps and flora and fauna and the effects of such changes। जो भी जियोफिजिकल फिनोमिना है या फिर जो जियोग्राफिकल फीचर्स है उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं, आप ग्लोबल वार्मिंग को ले सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ जो भी जो फ्लोरा एंड फौना है उनमें कुछ जो चेंजेस होते हैं और इन चेंजेस की वजह से जो प्रभाव होता है, जो परिवर्तन होता है, उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है सिलेबस में कवर किया गया है। फ्रेंड्स, जीएस पेपर का पहला पेपर के सिलेबस यही है। आप एक बार फिर से इसको देख सकते हैं रिवर्स करके, बैक करके, और हम अगले पेपर के सिलेबस पे चलते हैं। जीएस पेपर 2, इसमें जो सिलेबस कवर किया गया है बेसिकली संविधान, भारत की शासन व्यवस्था, संविधान शासन प्रणाली, और जो सामाजिक न्याय है, सोशल जस्टिस, उसको, और जो आईआर इंटरनेशनल रिलेशनशिप है उनको कवर किया गया है। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो भारतीय संविधान में कौन कौन से टॉपिक को बेसिकली कवर किया गया है। तो जो इसके ऐतिहासिक आधार है, ऐतिहासिक आधार जो ब्रिटिशर्स द्वारा कुछ रेगुलेटिंग एक्ट लाए गए थे, चार्टर एक्ट लाए गए थे, तो उनको आधार मानते हुए उनको पढ़ना है। इसका जो विकास हुआ, किस तरह से भारत शासन अधिनियम आया और संविधान कैबिनेट मिशन आया, संविधान सभा का गठन हुआ, किस तरह से इसका विकास हुआ उसके बारे में। और इसके जो फीचर्स हैं, जैसे जो माना जाता है कि भारत का जो संविधान है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, उससे रिलेटेड तो उसके जो टॉपिक हैं। और इसमें जो संशोधन है, अमेंडमेंट है, इसे माना गया है कि भारत का जो संविधान है ना तो बहुत लचीला है, ना तो बहुत रिजिड है, कठोर है, मतलब एक मध्य में है। इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संशोधन इतना आसान भी नहीं है। तो ऐसा संशोधन, जो संविधान संशोधन है, उसके टॉपिक को कवर किया गया है। जो महत्वपूर्ण प्रावधान है संविधान में, नीति निर्देशक तत्व हो गए, मौलिक अधिकार हो गए, उन पे बेस्ड टॉपिक जो है। बुनियादी संरचना, जैसे भारत जो संविधान की, भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, उद्देश्य है, उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको टॉपिक में कवर किया गया है। और नेक्स्ट है कि जो द यूनियन एंड स्टेट्स के जो फंक्शंस हैं और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसको टॉपिक को कवर किया गया है। भारत संघीय ढांचा का रूप है, इसमें केंद्र और राज्य होते हैं। तो केंद्र और राज्यों के जो भी कार्य हैं और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एक दूसरे के प्रति भी और लोगों के प्रति भी, क्योंकि लोकतंत्र है, तो उनके बारे में। और इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर, जो संघीय ढांचा है, कभी कभी आपने देखा होगा कि राज्यों का केंद्र से थोड़ा मनमुटाव हो जाता है या फिर मतभेद होता है, फिर भी तो इस जो स्ट्रक्चर है इसके जो चैलेंजेस हैं, जो इश्यूज हैं, जैसे पश्चिम बंगाल अभी शायद इस चीज़ों का सामना कर रही है, ममता दीदी की सरकार। तो इसके जो इश्यूज हैं और चैलेंजेस हैं इनको कवर किया गया है सिलेबस में। और डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंस अप टू लोकल लेवल्स। डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स, जिससे आपको पता होगा कि 73 एंड 74 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ था, पंचायती राज और नगरीय व्यवस्था शासन को स्टेबल किया गया था, पावर का डिवोल्यूशन किया गया, विकेंद्रीकरण किया गया। और जो वित्त, जो फाइनेंस होता है, जो टैक्स गवर्नमेंट लगाती है और अपना जो भी टैक्स कलेक्शन होता है उसका जो वित्त आयोग है उसकी सिफारिश पर 42% स्टेट्स को प्रोवाइड करा देती है। तो इस तरह का जो वित्त का हस्तांतरण है उस पर बेस्ड, और जो चुनौतियां हैं खासकर वित्त से रिलेटेड और शक्तियों के डिवोल्यूशन से रिलेटेड, इनके टॉपिक को सिलेबस में कवर किया गया है। और सेपरेशन ऑफ पावर्स, आपको पता होगा कि जो संविधान की 7वीं अनुसूची है उसमें 3 विषय दिए गए हैं, केंद्रीय और केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची, 3 सूचियां हैं। तो इन पे जो शक्तियों का सेपरेशन है, अलग अलग बंटवारा है, कौन सी शक्ति क्या मालिक कौन है और उस पर कौन नियम बना सकता है, उसका किसका पावर ज़्यादा है उन पे निर्णय लेने का।
और उन पे जो विवाद होता है, खासकर जैसे नदियां हैं या फिर स्टेट के इंट्रा स्टेट भी जो डिस्प्यूट होते हैं, उनका जो विवाद निवारण तंत्र है, उनका जो विवाद को निपटारा करता है वो, और जो कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे विवाद निवारण तंत्र और संस्थान, जैसे जो राज्य और केंद्र के बीच अगर विवाद होता है किसी भी प्रकार का, या फिर एक राज्य का दूसरे राज्य से भी विवाद होता है, तो इसके लिए जो भी बोर्ड का गठन हुआ होगा, जो भी सिस्टम होगा, जैसे नदियों के जो विवाद है उसको निपटाने के लिए जो बोर्ड का गठन किया जाता है, और जो संस्थान होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इस तरह के विवाद का निपटारा करते हैं, इनको टॉपिक में कवर किया गया है। नेक्स्ट है कि कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। जो भी भारतीय संविधान की योजनाएं हैं, स्कीम्स है, उसका जो वर्ल्ड की अदर कंट्रीज हैं उनके साथ कंपैरिजन, भारत की जो भी संवैधानिक योजनाएं बनती हैं उसका अलग देशों में किस तरह का है। जैसे अभी आप लेटेस्ट जो है कि EWS रिजर्वेशन को लेकर ही देख सकते हैं जनरली, या फिर और भी ऐसे एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। तो ये हमारे भारत देश में अगर इस तरह का व्यवस्था है, तो और अन्य देशों में किस तरह की, ऐसे लोगों के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। तो इस तरह से जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स हैं उनका कंपैरिजन हम अन्य देशों के साथ पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कि पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेशन। जो राज्य और केंद्र में विधायिका है उसके बारे में, उसकी जो संरचना है, उसके कितने सदस्य होते हैं, उसका कितने कितने अंग हैं, उसका कार्य क्या है, कार्य संचालन क्या है, शक्तियाँ क्या है, कुछ विशेषाधिकार हैं, और इन विशेषाधिकारों से जो इश्यूज होते हैं उन पे, जैसे कि आप संसदों के विशेषाधिकार देखते होंगे कि वहाँ पे संसद के अंदर कोई कुछ भी बोल रहा हो उसको मीडिया में आप नहीं लिख सकते, जैसे कि तैसे, क्योंकि इससे उनको एक विशेषाधिकार प्राप्त है। तो इससे कुछ इश्यूज भी उत्पन्न होते हैं। तो इस टॉपिक को सिलेबस में कवर किया गया है। और नेक्स्ट है कि स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ किसका, जो एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी बॉडी है, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यहाँ पे विधायिका थी जहाँ पे विधि का निर्माण होता था, कार्यपालिका जो कि विधियों का इम्प्लीमेंटेशन का काम करती है और लॉ एंड ऑर्डर्स को मेंटेन करने का काम करती है, और न्यायपालिका जो इन सब की निगरानी करते हुए देखती है कि मानव का जो अधिकार है या फिर जो भी संविधान है उसके अकॉर्डिंग सिस्टम चल रहा है या नहीं। तो इनके जो अलग अलग कार्य हैं उनका स्ट्रक्चर, कार्यपालिका का और न्यायपालिका का स्ट्रक्चर, इनके जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उससे रिलेटेड टॉपिक, और जो फंक्शन है इनके कार्य क्या क्या है, ये टॉपिक कवर किए गए हैं। और प्रेशर ग्रुप, जैसे आप देखे होंगे कि अलग अलग जो गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाने के लिए ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि श्रमिकों का जो ग्रुप होता है, लेबर संगठन होते हैं, और अलग अलग जैसे कि दबाव समूह में समाज के तौर पे भी अलग अलग स्व सहायता समूह, या फिर जो NGOs कुछ होते हैं जो कि गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाते हैं, कि जो गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाने का काम करते हैं उनके बारे में, और फॉर्मल इनफॉर्मल जो एसोसिएशंस होते हैं, संगठन होते हैं, उनके बारे में, और इनका जो रोल है इन पॉलिटी, राजनीति में इनका जो रोल है वह किस प्रकार से। जैसे आपने जो RSS, इसको माना जाता है कि गवर्नमेंट जो भाजपा सरकार है, एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, तो कहीं न कहीं इससे इन्फ्लुएंस होता है, इसका दबाव रहता है। तो ऐसे दबाव समूह वो इनफॉर्मल या फॉर्मल दोनों हो सकते हैं। और इसमें टॉपिक है मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। अलग अलग सरकार आती हैं, अपनी अलग अलग मिनिस्ट्रीज को गठित करती हैं, और उसके अंतर्गत अलग अलग विभाग होते हैं जो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र पे काम करते हैं। तो उनसे संबंधित जो टॉपिक है, तो इस टॉपिक के अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं सिलेबस में कवर की गई हैं। और देखते हैं कि
जो सैलेंट फीचर है, मुख्य विशेषताएं हैं किसकी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स, जन प्रतिनिधित्व का जो पीपल का जो रिप्रेजेंटेशन है, जन प्रतिनिधित्व एक्ट 1951, इसकी जो मुख्य विशेषता है उसके बारे में, और अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, जो भी संवैधानिक पद हैं जैसे राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गए, तो ऐसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होते हैं इनके बारे में, उनके जो पावर्स है, उनके जो फंक्शंस है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज संवैधानिक निकाय जो हैं जैसे निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, इस तरह के जो आयोग हैं, निकाय हैं, इनको संवैधानिक बॉडीज बोला गया है। उनके बारे में, उनसे रिलेटेड जो भी पद हैं, उनकी नियुक्तियों के बारे में, और उनकी जो शक्तियां हैं, कार्य हैं, उत्तरदायित्व है, ये टॉपिक को सिलेबस में कवर किया गया है। इसके बाद स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड क्वासी जुडिशरी बॉडी, जिस तरह से संवैधानिक निकाय हैं जो संविधान में जिनकी मान्यता नहीं है, कुछ विधि बना करके या फिर कुछ विनियम बना करके जिन निकायों का संगठन किया गया है, उनके बारे में भी सिलेबस में है। और गवर्नमेंटल पॉलिसीज एंड इंटरप्रिवेंशन, जो भी सरकार की नीतियां हैं, तो नीतियों को लागू करने के लिए कुछ चीज़ों को प्रभावित होना पड़ता है। जैसे अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन को ही हम एग्जांपल लेके देखें, तो अगर कोई भी इंडस्ट्री स्टेबल करना है गवर्नमेंट को, या फिर गवर्नमेंट को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के द्वारा भी अगर कोई व्यक्ति आ रहा है इन्वेस्ट करने, कोई इंडस्ट्री डेवलप कर रहा है, तो गवर्नमेंट को उसको क्या देना पड़ेगा, लैंड देना पड़ेगा। अब लैंड के लिए क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भूमि अधिग्रहण करना पड़ेगा। भूमि अधिग्रहण के लिए जो पुनर्वास या मुआवजा का जो भी इशूज है, या फिर मान लीजिए कोई डैम बन रहा है, गवर्नमेंट बना रही है, तो डैम में भी इसी तरह से भूमि का अधिग्रहण करना, वहां से लोगों को हटाना, उनको फिर अलग प्लॉट करना, इनसे रिलेटेड सारे इशूज जो हैं, जो भी उत्पन्न होती हैं, ऐसे विषय जो है इशूज, ये टॉपिक हैं सिलेबस में। और नेक्स्ट है कि डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री, जो भी विकास प्रक्रिया है और जो विकास के उद्योग है, तो कोई भी प्रक्रिया या उद्योग जो कि ग्रोथ की तरफ ले जाए, ऐसे टॉपिक। और जो एनजीओ हैं, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स हैं, और ऐसे ग्रुप जो संस्थागत तौर से हैं और जो कुछ दान करता है, डोनर्स होते हैं जो चैरिटी में सहयोग देते हैं, चैरिटीज जो है, और इंस्टीट्यूशनल एंड अदर स्टेक होल्डर्स, मतलब अलग अलग बॉडीज हैं जो कि इनकी जो भूमिकाएं हैं उनको सिलेबस में कवर किया गया है। इनमें जो जैसे कि देख लिया आपने, एक बार रिपीट करते हैं कि जो एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एंड स्वयं सहायता समूह है, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स, और जो संघ हैं, एसोसिएशंस, और डोनर्स जो हैं, दानकर्ता, लोकोपकारी संस्था, चैरिटीज एंड संस्था, और अन्य पक्ष है, इन सब की भूमिका को सिलेबस में कवर किया गया है। और लोक कल्याणकारी नीतियाँ, जो भी वेलफेयर स्कीम्स हैं, किसके लिए, जो भी वल्नरेबल सेक्शन है पॉपुलेशन की, उनके लिए जो भी नीतियाँ हैं उनको टॉपिक में कवर किया गया है सिलेबस में। किसके द्वारा, स्टेट और सेंट्रल दोनों के द्वारा, राज्य और केंद्र के द्वारा बनाया गया कोई भी कल्याणकारी योजना जो कि अति संवेदनशील वर्ग जैसे जनजातियां, जो आदिवासी लोग हैं, या फिर अल्पसंख्यक हैं, या फिर विकलांग हैं, दलित वर्ग हैं, इन सब के लिए जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका, और इन योजनाओं का जो कार्य निष्पादन है, उनको इम्प्लीमेंटेशन है, उसके बारे में। और संवेदनशील ये जो वर्ग हैं, इनके
इनका डिफेंस और इनकी जो कंडीशन है उसको और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए जो भी तंत्र गठित किया गया है, जैसे कोई भी इंस्टीट्यूशन है वो, और जो विधियाँ इनके लिए बनाई गई हैं, संस्थान है और निकाय। यहाँ हम हर एक का एग्जाम्पल देंगे, थोड़ा लेंथी हो जाएगा वीडियो, लेकिन आप समझ सकते हैं। जो अति संवेदनशील वर्ग है, इनके ग्रोथ के लिए हर वो चीज़ जो इनका सहयोग करती है। और नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर एंड सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज। जो हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है और मानव संसाधन, जो भी जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, एक स्किल डेवलपमेंटिंग का ये जो कार्य वो, इससे रिलेटेड जो भी सामाजिक क्षेत्र की जो सेवाएं हैं उनका विकास और प्रबंधन, इससे संबंधित जो विषय हैं, इश्यूज हैं, वो ये टॉपिक सिलेबस में कवर किए गए हैं। और जो गरीबी है और भूखमरी, ये गरीबी और भूखमरी से संबंधित टॉपिक सिलेबस में कवर किए गए हैं। और जो शासन व्यवस्था है, पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही किसकी, गवर्नमेंट की, इसके जो महत्वपूर्ण पक्ष हैं उसके बारे में। और ई गवर्नेंस कुछ समय नहीं, कुछ वर्षों से चला आ रहा है। ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटलाइजेशन पे जोर दे करके या फिर डिजिटलाइजेशन का उपयोग करते हुए जो भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के सारे स्कीम्स और गवर्नमेंट की जो कार्यप्रणाली है उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम का उपयोग करना ई गवर्नेंस कहलाता है। जिसे हम किसी भी डॉक्यूमेंट का ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर लेते हैं या फिर कोई स्कीम के लिए हम ऑनलाइन आवेदन करते हैं, तो एक तरह से कहीं ना कहीं वो ई गवर्नेंस ही है। तो उसके जो एप्लीकेशन है, कार्य क्या क्या है और उसका जो मॉडल क्या है, उसके और वो सफल हुआ या नहीं हुआ, उसकी कुछ सीमाएं हैं। क्योंकि भारत में आज भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है, तो उनके लिए ई गवर्नेंस एक बोझ ही होगा। तो उसकी लिमिटेशंस भी हैं, उसकी जो पोटेंशियल, उसकी जो क्षमता है कितनी है, क्या है, वो ये टॉपिक सिलेबस में कवर किए गए हैं। और सिटीजन चार्टर्स, जो नागरिक चार्टर है लोगों के लिए। चार्टर मतलब एक ऐसा दस्तावेज जिसमें कुछ निर्देश या नियम कायदे दिए गए हैं। तो नागरिकों के लिए जो चार्टर्स हैं वो, और पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी के लिए जैसे उपाय किए गए हैं, कुछ संस्थागत उपाय हैं, इनके बारे में बताया गया है। क्योंकि गवर्नमेंट में पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी ऐसे टॉपिक को इस सिलेबस में कवर किया गया। इसके बाद टॉपिक है रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में जो लोक सेवा हैं, जो डेमोक्रेसी है, उनकी क्या भूमिका है। लॉ एंड ऑर्डर्स को फॉलो कराना, सिस्टम को अरेंज एक शांतिपूर्वक ढंग से कंटिन्यू करते रहना, मतलब इस तरह की जो भी है, अलग अलग भूमिकाएं हैं बहुत सारी उनमें से, तो उनके बारे में सिलेबस में है। और इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस, आईआर का क्वेश्चन, इंडियन इंटरनेशनल रिलेशनशिप। आईआर में हम सबसे पहले भारत के पड़ोसी देशों को ही देखेंगे, लोकेस्ट की नीति, या फिर भारत का जो भी संबंध है पड़ोसियों से उससे रिलेटेड। और ग्रुपिंग एंड जो एग्रीमेंट्स होते हैं अलग अलग देशों के बीच में, इसमें लिखा है जैसे बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल, जैसे क्षेत्रीय, जैसे अपना आसियान है और सार्क है। तो ये रीजनल हो गया, बायलैटरल जैसे अमेरिका और भारत का, या फिर भारत चीन का, या भारत रूस का। इस तरह से जो बायलैटरल समझौता होते हैं, कोई जरूरी नहीं भारत उसमें शामिल हो, अगर दूसरे भी हैं तो भी बायलैटरल ही होगा। दो
देशों के बीच, और अलग पर्टिकुलर क्षेत्र में जैसे गल्फ कंट्रीज हैं उनके बीच में जो समूह है, जैसे ओपेक एक एग्जांपल ले सकते हैं। और जो ग्लोबल स्तर की जो ग्रुपिंग है जैसे WTO हो गया, जो एजेंसी है लेकिन एक वर्ल्ड के सारे देशों को कवर करती है, तो इनके जो एग्रीमेंट्स होते हैं उसमें इंडिया जिसमें इन्वॉल्व हो, और इनके बीच जो भी समझौते हैं या फिर जो भी एग्रीमेंट्स हैं, अगर उनसे भारत प्रभावित हो रहा है, भारत प्रभावित हो रहा है सीधे तौर पे, या फिर भारत के जो हित हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, तो ऐसे जो एग्रीमेंट और ग्रुपिंग है इनको सिलेबस में कवर किया गया है। और नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ जो पॉलिसीज और पॉलिटिक्स है किसके, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के। जो भी विकसित और विकासशील देश हैं वहाँ की जो पॉलिसीज हैं, नीतियाँ हैं, और वहाँ के जो भी पॉलिटिक्स है उसका जो भारत और भारत के जो हित है, या फिर भारतीय जो डायस्पोरा है, भारतीय डायस्पोरा मतलब कि भारत के वह लोग जो विदेशों में रह रहे हैं, एक नेटवर्क, या फिर भारतीय नागरिकता के लोग जो विदेशों में रह रहे हैं उनके समूह को हम भारतीय डायस्पोरा कहते हैं। तो इनके हित को प्रभावित करने वाले कोई भी नीतियां और जो राजनीति है उसके क्या प्रभाव होंगे इन पर, उनको सिलेबस में कवर किया गया है। जैसे हम एक थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, H1B जो वीज़ा है अमेरिका का, तो ये इसका भी जो नीति है, पॉलिसीज है, और जो भी गवर्नमेंट आ जाती है, अलग अलग की जो राजनीति है अलग अलग भारत की डायस्पोरा को प्रभावित करती है, तो उनके प्रभाव किस तरह से पड़ते हैं इनको सिलेबस में कवर किया गया है। और जो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे अभी करंट में जो चल रहा है WHO, यूनाइटेड नेशंस से रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे हम यूनेस्को को ही ले, UNDP, वर्ल्ड बैंक, IMF, तो इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एजेंसीज हैं और फोरम हैं, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इस ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एंड फोरम से इनका स्ट्रक्चर और इनके जो मैंडेट हैं, इनका जो उद्देश्य है जिसके लिए इनको स्थापित किया गया है, उनके बारे में सिलेबस में कवर किया गया। फ्रेंड्स, आप नोट कर सकते हैं इन सबको, जो भी आपको सिलेबस में लगे कि ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, नोट कर लें और बैक करके आप देख सकते हैं। अगले हम सिलेबस में अगले स्तर पर चलते हैं कि जो GS का पेपर 3 होता है उसमें किस किस को कवर किया गया है, जो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है उसको, और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, आर्थिक विकास उसको, और बायोडाइवर्सिटी जो है, जैव विविधता उसको, और सिक्योरिटी, सुरक्षा, और डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। इन टॉपिक को कवर करते हुए थोड़ा डिटेलिंग किया गया है, उसको देख लेते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या डिटेल्स में क्या पढ़ना है उसके अंदर। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसके अलग अलग चीजें हैं उसको पढ़ेंगे, और इसकी जो योजनाएं हैं और संसाधनों को जुटाने, उसकी प्रगति, विकास और रोजगार से संबंधित जो विषय हैं उसको, उनके टॉपिक को सिलेबस में कवर किया गया है। और जो समावेशी विकास है, सबको साथ लेकर के जो विकास किया जाए, और उससे संबंधित जो विषय, जो इश्यूज उत्पन्न होते हैं उनको सिलेबस में कवर किया गया है। और जो सरकार हर साल बजट लाती है, पेश करती है संसद में, तो उस सरकारी बजट के बारे में, और जो एग्रीकल्चर है इंडिया का आधारभूत उद्योग, उसमें जो मेजर क्रॉप्स हैं उनके बारे में,
क्रॉपिंग पैटर्न है, उसमें फसलों का क्या क्या पैटर्न रहता है, उनमें पूरे वर्ल्ड में है ना, विश्व के अलग अलग देशों में, क्योंकि जियोग्राफिकल बायोडाइवर्सिटी भारत में बहुत ज़्यादा है, तो अलग अलग देशों में, तो देश के अलग अलग पार्ट्स में इनके पैटर्न चेंज हो जाते हैं। जैसे पहाड़ी क्षेत्र में जो चीज जो पैटर्न है, मैदानी क्षेत्र में वही पैटर्न नहीं रह सकता है, अलग अलग होंगे। तो इनके पैटर्न और जो इरिगेशन है, सिंचाई, उनके डिफरेंट टाइप्स, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र और नदी बहुल क्षेत्र में सिंचाई के पैटर्न अलग अलग हो सकते हैं, और पठारी क्षेत्र में भी उसके अलग अलग होंगे। और जो इरिगेशन का जो सिस्टम है उसके बारे में, कहीं नहरें हैं तो कहीं ट्यूबवेल्स हैं, नलकूप हैं, वगैरह वगैरह। और जो फसल उत्पादन हो जाता है उसका स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, और उनका जो प्रोडक्ट है, उनको उत्पादन को जो मार्केटिंग की जाती है उससे संबंधित टॉपिक, और इश्यूज एंड रिलेटेड कॉन्स्टेंट्स, जो भी बाधाएं आती हैं किसमें, स्टोरेज में, ट्रांसपोर्ट करने में। आपको पता होगा कि जो गांव है, कृषि जनरली शहरों में भी होने लगी है एक इंडस्ट्रियल लेवल पे, लेकिन जो जो गांव शहर से या फिर उनकी कनेक्टिविटी कम है तो ट्रांसपोर्ट में बाधाएं आती हैं, स्टोरेज में बाधाएं आती हैं। आपको पता है जैसे बरसात के दिनों में बहुत सारा प्याज सड़ जाता है, खराब हो जाता है, और स्टोरेज प्रॉपर ना होने की वजह से, और बहुत सारे अनाज भारत के खराब हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। और मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, तो उनका जो मार्केटिंग है उसमें जो भी इश्यूज आते हैं और उनमें जो भी बाधाएं हैं उससे संबंधित टॉपिक, और ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स, जो भी फार्मर्स की सहायता के लिए ई टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी। जैसे किसान के नाम से कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें चलाई गई हैं, ऐप चलाया गया है एक, तो ऐप के द्वारा इंसान जो किसान है वो फसलों के पैटर्न या फिर कृषि संबंधी जो भी जानकारियां इसको उपलब्ध हो सकती हैं। किसान कॉल सेंटर्स चलाए गए हैं, तो ऐसे, और जो मृदा कार्ड है उससे रिलेटेड, मतलब ऐसे जो ई प्रौद्योगिकी है जो कि किसानों को सहायता करे, उसके सिलेबस में कवर किया गया है। और इसी से रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फॉर्म्स ऑफ सब्सिडीज, किसानों को जो भी सब्सिडी दी जाती है, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसके तहत ये जो डायरेक्ट सब्सिडी दी जा रही है, और इनडायरेक्ट सब्सिडी जैसे हम खाद फर्टिलाइजर वगैरह लेते हैं, तो हम जो फर्टिलाइजर मार्केट में मान लीजिए कि 400 रुपये का है, वो हमें अगर 250 रुपये में ही मिल रहा है, तो दैट मीन्स कि 150 रुपये गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट रूप से किसानों को सब्सिडी दी हुई है। तो इस तरह का जो सब्सिडीज हैं, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जन वितरण प्रणाली, यहाँ पे खाद्यान्न का वितरण किया जाता है एक निश्चित कीमत पर, उनके ऑब्जेक्टिव, उनके फंक्शंस, उनकी जो सीमाएं हैं, और उनमें क्या क्या सुधार किया जा सकता है, उससे रिलेटेड सिलेबस में कवर किया गया है। और जो बफर स्टॉक है और फूड सिक्योरिटी है, इनसे संबंधित जो विषय हैं इनको सिलेबस में कवर किया गया है। बफर स्टॉक मतलब हम आगामी वर्षों के लिए कुछ स्टॉक्स जमा करके रखते हैं सुरक्षित तौर पे, ताकि कभी अगर अकाल या भूखमरी का दौर आए तो हम खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकें। और जो टेक्नोलॉजी मिशंस हैं, कोई भी तकनीकी जो कि इन एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो और उनको बेनिफिट पहुंचाए। और इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रेयरिंग, पता है कृषि में पशुपालन को भी शामिल किया जाता है, तो एनिमल रेयरिंग से संबंधित जो भी अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उससे रिलेटेड टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं कि फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज। जैसे आपने देखा होगा कि सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग बहुत सारे क्षेत्रों में उसको फूड पार्क के नाम से विकसित किया जा रहा है। तो ऐसे रिलेटेड टॉपिक जो है भारत में
इनका स्कोप क्या है और इसके जो सिग्निफिकेंट्स हैं, महत्व क्या क्या है, उनका लोकेशंस क्या 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 है, उसके जो अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जो है रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब कि अपस्ट्रीम में उनको ले सकते हैं जो इंडस्ट्री को मैनेजमेंट दे रहे हैं, और डाउन स्ट्रीम दे सकते हैं जो किसान उसके रॉ मटेरियल को पैदा कर रहे हैं। उनकी अलग अलग नीड हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी जो सप्लाई चेन है वो किस तरह से मैनेजमेंट होगा, ऐसे टॉपिक्स को सिलेबस में कवर किया गया है। आगे देखते हैं कि जो लैंड रिफॉर्म है भारत में, भूमि सुधार। आपको पता है कि भारत जब आज़ाद हुआ था तो उस केस में जमींदार राजा महाराजाओं का क्षेत्र हुआ करता था। उनके पास बहुत सारी मात्रा में ज़मीन थी और गवर्नमेंट उनका राष्ट्रीयकरण करके, उनको अधिग्रहण करके भूमि सुधार लाना चाह रही थी, क्योंकि गरीबी भी बहुत ज़्यादा थी और किसान तो बहुत थे लेकिन उनके पास ज़मीन ही नहीं था। तो हर किसी को ज़मीन उपलब्ध कराने के लिए किसान जो भूमि सुधार हुआ, तो उससे संबंधित टॉपिक को कवर किया गया है। और इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन का समाज पे प्रभाव को हम देखे थे पहले पेपर में, उसी तरह से लिबरलाइजेशन जो है उदारीकरण, उसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और को भारत में इनवाइट कर रहे हैं और हम लाइसेंसिंग व्यवस्था को अगर हम कमज़ोर कर रहे हैं या फिर ढील दे रहे हैं, तो उसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हैं उनमें जो परिवर्तन और उनका जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किसका, उदारीकरण का। तो इस टॉपिक को कवर किया गया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर किससे संबंधित, ऊर्जा संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने भी पावर प्लांट्स हैं और जो जो डैम्स बनाए जाते हैं जहाँ पे हाइड्रोलिक पावर प्लांट होते हैं, तो जो भी पावर प्लांट्स हैं, पोर्ट्स हैं, बंदरगाह जहाँ से आयात निर्यात विदेशों में किया जाता है, और रोड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो यूज होते हैं, और एयरपोर्ट और रेलवेज, इस तरह की जो बुनियादी ढांचा है उनको कवर किया गया है। और जो निवेश मॉडल है, इन्वेस्टमेंट मॉडल, इकोनॉमी का एक टॉपिक है, इसको आप इकोनॉमी में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो जो डेवलपमेंट एंड इसके एप्लीकेशंस हैं और इसका जो एवरीडे की लाइफ में क्या क्या प्रभाव है, उस ऐसे टॉपिक को इसमें कवर किया गया है। विकास और अनुप्रयोग और इसका जो रोजमर्रा के जीवन पे प्रभाव है वो। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अब इसमें एक चीज है कि एवरीडे लाइफ, ऐसा नहीं कि जो एक बार हो गया और उसका कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं, जिससे इंसान रोज प्रभावित हो रहा हो। ऐसे जैसे अब मान लीजिए पहले हम कीपैड चलाते थे मोबाइल जनरली, उसमें स्मार्टफोन आ गया, तो स्मार्टफोन से इंसान तो रोज इंटरेक्ट हो रहा है, रोज प्रभावित हो रहा है, दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, इंसान प्रभावित हो रहा है। तो ये साइंस टेक का ही तो कमाल है। और जैसे अभी टाइम चल रहा है महामारी का, तो हमें जो वैक्सीन का डेवलपमेंट करना है, तो इसके लिए भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। और अपने सेरोगेसी और थ्री पेरेंट बेबी, ये सारे टॉपिक जो हैं जो जनरली इंसान को प्रभावित करती हैं, इफेक्ट करती हैं रियल लाइफ में, तो ऐसे टॉपिक को सिलेबस में कवर किया गया है साइंस के। और नेक्स्ट टॉपिक है कि अचीवमेंट ऑफ इंडियन इन साइंस एंड टेक। जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी है उसमें भारतीयों की उपलब्धता क्या है। यहाँ हमें वर्ल्ड वाइड पढ़ना है कि जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है और उसका डेली लाइफ पे इंसान के क्या प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने में भारतीयों की क्या उपलब्धि है, जिससे भारतीयों में हमें स्पेशली जो लिया जा सकता है वो है इसरो, DRDO। इस तरह से जो
और भारत के जो अलग अलग साइंटिस्ट लोग हैं उनके जो अचीवमेंट्स हैं उनको सिलेबस में कवर किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिजेनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। जो प्रौद्योगिकी है उसका देशीकरण, जो भी टेक्नोलॉजी है हम उसका देश में ही विकास करें, ऐसा टॉपिक देश में ही विकास जैसे प्रौद्योगिकी हैं उनको कवर किया गया है। और अवेयरनेस ऑफ फील्ड ऑफ आईटी, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, संचार प्रौद्योगिकी है, स्पेस है, अंतरिक्ष विज्ञान से रिलेटेड, और कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इश्यूज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जो बौद्धिक संपदा के अधिकार हैं, बौद्धिक संपदा मतलब जैसे आप एक एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंसान की जो मानसिक क्षमता होती है उसी तरह की क्षमता हम मशीनों में दे दें, उस तरह की जो संपदा है बौद्धिक संपदा है। तो इस तरह के जो अधिकार हैं उनका पेटेंट कराना या फिर उन पर निजी अधिकार होना, इस तरह से जो संबंधित विषय हैं उसके बारे में जागरूकता को कवर किया गया है। और ये ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो कि आप जनरली इसे रूबरू होते होंगे। और कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, जो पर्यावरण है तो पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरण संक्षारण या फिर पर्यावरण का जो डिग्रेडेशन हो रहा है, जो उसमें प्रदूषण की वजह से कमी आ रही है उसकी क्वालिटीज में वो, और जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है उसका असेसमेंट करना, ये टॉपिक है जिनको सिलेबस में कवर किया गया है। इसके बाद है डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, जो भी आपदा है, आपदा और उसका प्रबंधन, और लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। जो भी उग्रवाद है, उग्रवाद मतलब कुछ भी वो चाह रहे हैं, अपनी भावनाएं हैं, उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए वो अपना एक उग्र रूप लेते हैं, हिंसात्मक हो सकता है या फिर बयानबाजी के हिसाब से ही वो उग्र हो। तो इनका और जो विकास डेवलपमेंट है गवर्नमेंट का, इनके बीच जो संबंध है उसके बारे में कवर किया गया है। इसको एक तरह से हम जो नक्सलिज्म है, नक्सलवाद, उसको एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। तो ऐसे टॉपिक हैं। और रोल ऑफ एक्सटर्नल एंड नॉन स्टेट accords in creating challenges to internal security। जो आंतरिक सुरक्षा है, आंतरिक सेना जैसे पुलिस है, आंतरिक सुरक्षा से समझो, आंतरिक सुरक्षा कर रही है। जैसे नक्सलिज्म का ही एग्जाम्पल ऊपर में लिए थे, तो यहाँ भी उसी का एग्जाम्पल लेंगे कि ये हमारे देश में रह करके ही सरकार विरोधी नीतियां अपनाते हैं और हमारे देश की रक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, जो राज्य विरोधी, शासन विरोधी तत्व है, उनकी जो भूमिका है आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने में, उनके बारे में सिलेबस कवर किया गया है। और टॉपिक में कवर किया गया चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। जो आंतरिक सुरक्षा है वो तो जो विरोधी तत्व है वो तो है ही, लेकिन आंतरिक सुरक्षा को जो चुनौती प्रदान करने के जो माध्यम है, जैसे जो संचार नेटवर्क का जो माध्यम है उसमें मीडिया, सोशल मीडिया और जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, इनकी जो भूमिका है वो हमारे लिए किस तरह से चुनौती बनती है, ये टॉपिक है। और साइबर सुरक्षा, क्योंकि जहाँ पे हर चीज़ डिजिटलाइजेशन होते जा रहा है वहाँ पे साइबर सुरक्षा एक बहुत बड़ा ज़्यादा मुद्दा बन जाता है। इसकी जो बुनियादी बातें हैं वो धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित और इसको रोकना, क्योंकि जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है कहीं कहीं से टैक्स को बचाते हुए पैसे का विदेशों में निर्यात किया जाता है और फिर उस पैसे को पुनः भारत विरोधी तत्वों को बढ़ावा देने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे धन शोधन और उसको रोकना संबंधित
टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक है सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर्स एरिया। जो भारत की जो सीमा है, जो भी पड़ोसी देश हैं उनसे जो सीमाएं लगी हैं, वहाँ पे जो सुरक्षा की जो चुनौतियां हैं उनका प्रबंधन किस प्रकार से। जैसे आपने देखा होगा कि असम राइफल्स हैं और बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। तो इनके लिए जो सुरक्षा की चुनौतियां हैं, जैसे आपको पता होगा कि जो सियाचिन ग्लेशियर है और अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर एरिया क्षेत्र है, अलग उनकी अपनी अलग अलग चुनौतियां, नेचुरल चुनौतियां भी हैं और मैनमेड चुनौतियां भी हैं बहुत सारी। उनका प्रबंधन और जो संगठित अपराध में हम देखें कि कोई एक दो व्यक्ति के द्वारा अपराध न करके एक नेटवर्क के द्वारा जो अपराध किया जाता है उसको संगठित अपराध कहेंगे। और आतंकवाद और जो संगठित अपराध है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में जो अपराध होते हैं, इनके भी जो इंटरकनेक्शंस हैं, इंटरलिंक्स हैं, इनके बारे में। और नेक्स्ट है कि सिक्योरिटी फोर्सेस यानी जो एजेंसीज, इनका जो अधिदेश है, उद्देश्य, उसके बारे में। लोगो जो मोटो होता है इनका, उनको हम जनरली मैंडेट बोलेंगे। तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और जो एजेंसीज हैं, इनके बारे में पढ़ना है। जैसे कि अभी आप बताया, जैसे कि एनएसजी हो गया, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, असम राइफल्स हो गए, बीएसएफ हो गया। तो इस तरह से एग्जांपल्स इनके बारे में। और इनके जो मैंडेट है, मोटोज हैं, क्या है उद्देश्य, उसके बारे में सिलेबस में कवर किया गया है। फ्रेंड्स, ये पेपर जीएस पेपर 3 का सिलेबस था। जीएस पेपर 4 के सिलेबस को हम देखते हैं। इसमें बेसिकली कवर किया गया है जो इंटीग्रिटी है, सत्यनिष्ठा, और एथिक्स है, नीतिशास्त्र और एप्टीट्यूड। इसमें हम देखते हैं कि जो एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस, नीति शास्त्र और मानव सहसंबंध को सिलेबस में कवर किया गया है। और इसमें जो नीति शास्त्र के जो तत्व है, उसके निर्धारक और उसके जो परिणाम हैं, उनको कवर किया गया है। और इसके जो आयाम नीति शास्त्र के हैं, उसमें निजी और जो सार्वजनिक संबंध है, उनमें जो नीति शास्त्र नैतिकता का प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में। और जो ह्यूमन वैल्यूज, मानव का एक अति आत्मविश्वास कह सकते हैं, इस पे भरोसा करे। तो ये कहाँ से है, जो लाइफ्स एंड टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो उसके रोल ऑफ फैमिलीज हैं, सोसाइटी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, और उसके जो वैल्यूज हैं उसको बढ़ाने के लिए जो योगदान देते हैं, उसके बारे में है सिलेबस। मानव के मूल्य को डेवलप होने के लिए जो भी नेता हैं, सुधारक हैं, समाज सुधारक, उनके जो जीवन और उनके जो उपदेशों से जो शिक्षा मिलती है, उसके बारे में। और इनको मूल्य को विकसित करने के लिए मानव मूल्य को परिवार और समाज, साथ में शैक्षणिक संस्था भी, जो भी जहाँ भी वो पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनकी भूमिका क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है एटीट्यूड। एटीट्यूड मीन्स एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति सही या गलत का जो भाव रखता है। एक भावनात्मक तौर से है ये चीज, केवल भावनात्मक ही नहीं है। मतलब अगर हम, एक टॉपिक है ये, जो कि किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के बारे में सही या गलत का जो उसके मन में भाव होता है, उससे रिलेटेड। तो इसका जो सारांश है, कंटेंट क्या क्या है, इसकी जो संरचना है वो क्या क्या है, फंक्शंस क्या क्या है इसके, और इसका जो प्रभाव है। क्योंकि पहले से ही मन में अगर किसी के प्रति कोई इंसान भावना बना लेगा तो कुछ न कुछ आचरण में प्रभाव तो आएगा ही। और इसका जो संबंध है उससे क्या है, इसके बारे में कवर किया गया सिलेबस में। और जो नैतिक और राजनीतिक आवृत्ति होती है इंसान की, किसी चीज़ को पसंद करना, नापसंद करना, राजनीति में किस में इंटरेस्ट लेना, इस तरह से। और इसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है, और जो उसकी धारणा बन जाती है किसी के प्रति। एक धारणा, एक परसुएशन है
कि किस तरह से वो किसी को परसुएट कर सकता है या खुद होता है किसी से, इस तरह से इसको टॉपिक पे कवर किया गया है। और एप्टीट्यूड एंड अ फाउंडेशनल वैल्यू। एप्टीट्यूड मतलब जन्मजात कोई क्षमता हो, जैसे इंसान को बोलते हैं कि इसके खून में ही है ये, तो वो कोई एथलीट बनता है तो बोलते हैं कि ये तो इसके खून में ही। तो इस तरह से कोई गुण, इसको प्रॉपर माहौल दिया जाए, एक प्रॉपर इन्वायरमेंट दिया जाए, तो उसमें बहुत एक्सीलेंट परफॉर्म कर सकता है कोई व्यक्ति। तो वो एप्टीट्यूड और जो फाउंडेशनल वैल्यू है, उसकी आधारभूत कुछ मूल्य हैं किसके, जो सिविल सर्वेंट हैं उनके, उनमें जैसे कि सत्यनिष्ठा है, इंटीग्रिटी, इम्पार्शलिटी है कि जो भेदभाव न करे और किसी की तरफ मतलब झुकाव उसका पर्टिकुलर ना हो, निष्पक्ष रूप से कुछ कार्य करे वो, ऐसा। और जो ऑब्जेक्टिविटी है, निष्पक्षता, मतलब किसी पहले से ही मन में न बना लेकिन ही किसी की तरफ पहले से कुछ करना है, जो तथ्य है उसके आधार पर डिसीजन लेने के लिए। और डेडिकेटेड टू पब्लिक सर्विसेज, मतलब ऐसे कुछ इनके मूल्य हैं, इससे संबंधित टॉपिक है, उसको कवर किया गया है कि वो जो पब्लिक सर्विस है उसके प्रति डेडिकेशन और जो उसका एम्पैथी है, एक मतलब सहानुभूति बोल सकते हैं उसको, और टॉलरेंस, सहिष्णुता, क्योंकि किसी दूसरे व्यक्ति जो जिसका विचार हमारे विचार से अलग है उसके प्रति हम किस तरह का बर्ताव व्यवहार करेंगे, वो सहन करने की क्षमता बोल सकते हैं, अदर विचारों को सहन करने की क्षमता, टॉलरेंस। और कंपैशन जो है संवेदना, किसी भी व्यक्ति को देख करके दुख व्यक्त करना कि अरे, लेकिन हम उसके सहायता के लिए कुछ कर ना पाए, ऐसा कुछ संवेदना टाइप का। और टूवर्ड्स द वीकर सेक्शन। तो ये सारे टॉपिक्स हैं सिलेबस में कवर किए गए हैं। नेक्स्ट समझते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक समझ। भावनाओं को समझकर हम उसको अपने फेवर में या फिर सिचुएशन को किस तरह से सही दिशा में या फिर किसी अपने फेवर के डायरेक्शन में कन्वर्ट कर लें, इस तरह की जो समझ है टॉपिक है उसको कवर किया गया है। और नेक्स्ट है जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं किसके, जो थिंकर्स हैं, मोरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स, उनके, जैसे कांट हैं, रूसो हैं, और अपने भारत में ही जैसे मोरल थिंकर्स हैं, जैसे महात्मा बुद्ध हो गए, महावीर जैन हो गए, महात्मा गांधी हो गए। तो इस तरह के जो फिलोसफर्स हैं, थिंकर्स हैं, उनका विश्व और भारत से जो भी हैं, तो उनका क्या योगदान रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे, सिलेबस में है। और इसके बाद है कि जो लोक प्रशासन है, पब्लिक सर्विस है, उसके जो मूल्य है और नीति शास्त्र, उसके बारे में सिलेबस में है कि उनको जो नैतिक मार्गदर्शन होता है उसके लिए सोर्सेस क्या क्या हैं, और सोर्सेस ऑफ एथिकल गाइडेंस, क्योंकि एक सिविल सर्वेंट को जो सोर्सेस क्या क्या प्रयोग होते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसके लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस, कंसेंस, और इन रूल्स को फॉलो करने में जो उसके साथ प्रॉब्लम्स आती हैं और उसके स्टेटस को लेकर के और डिसीजंस को लेकर के जिसमें डायलेमा की कंडीशन आती है, तो ये सारी चीज़ें। और नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी एंड इथिकल गवर्नेंस, जवाबदेही अपने काम के प्रति और नीति का जो शासन है वो टॉपिक है। इसमें जो नैतिक मूल्य हैं उनको बढ़ाना, मजबूत करना, और जो मोरल वैल्यू है उनको, उनकी जो गवर्नेंस है वो, गवर्नेंस में नैतिक मूल्य को बढ़ावा देने के लिए। और है एथिकल इश्यूज, जो नैतिक विषय हैं किसमें, इंटरनेशनल रिलेशंस, तो अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध हैं उसमें जो नैतिक मुद्दे आते हैं, जो भी नीति व्यवस्था है, फंडिंग है, कोई भी राष्ट्र की इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो नैतिक रूप से कार्य है या नहीं, इससे संबंधित जो भी विषय आ जाएंगे। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि जो कोरोना वायरस, ये जो
चीन के द्वारा माना जा रहा है कि उसके द्वारा फैलाया गया है, और WHO की जो भूमिका है कि वो नैतिक रूप से काम कर रही है या नहीं कर रही है, जो उसका नैतिकता के तौर पे उद्देश्य या फिर है, वो उसको फॉलो कर रही है या नहीं। तो इस तरह से कुछ व्यवस्था है, मुद्दे हैं। और जो शासन व्यवस्था है वो कॉरपोरेट शासन व्यवस्था, जो भी कंपनियां हैं उनमें जो शासन व्यवस्था है उससे संबंधित। और नेक्स्ट टॉपिक है कि शासन में व्यवस्था में ईमानदारी, प्रोबेटी इन गवर्नेंस। या ऑनेस्टी और प्रोबेटी में थोड़ा सा अंतर है, आप देखेंगे इसको। तो प्रोबेटी इन गवर्नेंस इसमें है कि जो टॉपिक कवर किया गया है कि पब्लिक सर्विस का जो कॉन्सेप्ट है और उसके जो फिलोसॉफिकल जो बेसिस है किसका, गवर्नेंस का और प्रोबेटी का, वो। और जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट है कि जो गवर्नमेंट में सूचना का आदान प्रदान और जो पारदर्शिता की व्यवस्था है वो। और राइट टू इंफॉर्मेशन जो 2005 में आया था एक्ट के द्वारा। और कोड ऑफ एथिक्स जो है कि जो नीतिपरक आचार संहिता होता है, आचार संहिता मतलब एक नियम कायदा उसका। और कोड ऑफ कंडक्ट है जो संचालन करने के लिए जो नियम कायदे हैं। और नागरिकों के लिए जो घोषणा पत्र है, नागरिक सिटीजन्स चार्टर, नागरिकों की भलाई के लिए उनके लिए उनके हित में कुछ घोषणाएं की जाती हैं उससे संबंधित। और वर्क कल्चर, कार्य संस्कृति से संबंधित ये। और जो सर्विस डिलीवरी है गवर्नमेंट की उसकी क्वालिटीज़। और जो यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा जमा हुआ जो पब्लिक फंड है उसका यूटिलाइजेशन। और चैलेंजेस ऑफ करप्शन, जो भ्रष्टाचार की चुनौतियां हैं वो। तो ऐसे टॉपिक को सिलेबस में कवर किया गया है। और लास्ट में जो देखते हैं क्या है, केस स्टडी। केस स्टडी किस पे, ये जो ऊपर में जितने सारे विषय दिए गए हैं इनसे बेस्ड जो केस स्टडी है इन पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे या फिर इनको सिलेबस में कवर किया गया है। तो फ्रेंड्स जीएस पेपर को हमने इसे सिलेबस को देखा। अब हम आगे देखते हैं कि जो क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं, दो पेपर जैसे आपको बताए थे कि भारतीय भाषा, जो 22 भाषाएं भारतीय संविधान में जिनको अटेंडेंस में शामिल किया गया है, उनमें से कोई एक भाषा। और जो अंग्रेजी भाषा है या इंग्लिश कंपलसरी लैंग्वेज का जो भाषा होता है, ये 300 मार्क्स के पेपर होता है। और 25 मार्क्स इसके क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। तो इनका जो पैटर्न होता है ये जनरली ये होता है कि शॉर्ट एसेस लिखने के लिए आते हैं, लघु निबंध 100 नंबर के। और इसमें रीडिंग कम्प्रहेंशंस होते हैं जो कि पैराग्राफ्स में दिए होते हैं, उनको पढ़ करके आपको आंसर देना होता है, 60 नंबर के आते हैं। और रिसर्च राइटिंग आता है कि लंबा चौड़ा पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उसको आपको एक सारांश लिखना रहता है 60 नंबर का। और ट्रांसलेशन रहता है कि हिंदी, अगर आपका जो भी एक भारतीय भाषा है तो उस भारतीय भाषा से इंग्लिश में, और जो इंग्लिश कंपलसरी लैंग्वेज रहेगा उसका आपको आपकी भारतीय भाषा में या फिर हिंदी में जो भी एक ट्रांसलेशन का क्वेश्चन आएंगे 20-20 नंबर की। यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है हिंदी का। यहाँ हिंदी की जगह पे आपका जो लैंग्वेज होगा जो आपने सिलेक्ट किया है वो आएगी। और ग्रामर एंड बेसिक लैंग्वेज यूजेस, जो लैंग्वेज है आपका इंग्लिश का हुआ तो इंग्लिश का, और आपकी जो लैंग्वेज सिलेक्टेड लैंग्वेज है उसका जो व्याकरण है, ग्रामर है उसका पोर्शन, और उसका जो यूटिलाइजेशन है वो यूजेस क्या कहें, ये 40 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह के पैटर्न में क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है। 25% में इसमें क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब आप 300 में से अगर 75 नंबर भी ला लेते हैं तो आप क्वालिफाई होते हैं। अब क्वालिफाइंग का मतलब ये है कि अगर आप इसमें क्वालिफाई होते हैं तब ही बाकी पेपर आपका मतलब का है, बाकी के जो पेपर हैं वो। अगर इसमें आप क्वालिफाई नहीं होते हैं तो इसका मतलब आप जीएस के पेपर में या फिर ऑप्शनल पेपर में आप कितना भी अच्छा कर रहे हो उसका कोई मतलब नहीं। तो इसका कितना महत्व है आपको पता चल गया होगा। तो चलिए और देखते हैं, ऑप्शनल पेपर की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की संख्या है 48, जिसमें से 25 सब्जेक्टिव
विषय हैं, सब्जेक्टिव हैं, और ये जो 23 हैं ये लिटरेचर सब्जेक्ट्स हैं। तो इनमें से आप जिसमें भी आप अपने आप को पारंगत मानते हैं या फिर कुछ अच्छा कर सकने के कैपेबिलिटी रखते हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं एक ऑप्शनल सब्जेक्ट। इसके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 करके ऑप्शनल के। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में कि जो सिलेबस में शामिल किए गए हैं ऑप्शनल पेपर में। तो इस तरह से आप पॉज करके इसको देख सकते हैं। 25 विषय हैं जिनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट, कोई सा भी एक। इसी के साथ ये 23 है, 22 तो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है और एक इंग्लिश लिटरेचर है जिसको आप एज ए लिटरेचर सब्जेक्ट के तौर पे ऑप्शनल में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 48 सब्जेक्ट हैं जिसमें से आप कोई एक ऑप्शनल के तौर पर सिलेक्ट कर सकते हैं, और ये आपका टोटल 250 करके 2 पेपर होते हैं। तो 500 नंबर का आपका ये ऑप्शनल पेपर स्कोरिंग होता है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद मेंस का पेपर आपका कंप्लीट होता है फेज 2, और फेज 2 में जो स्कोरिंग पेपर्स होते हैं जैसे जीएस पेपर हो गया, ऑप्शनल पेपर हो गया और निबंध पेपर हो गया, इनके बेस पे आपका एक नंबर बनता है, कट ऑफ नंबर, जो कट ऑफ डिसाइड करता है इंटरव्यू के लिए। अगर आप यूपीएससी के द्वारा निर्धारित किए गए जो कट ऑफ्स हैं अगर उसको पार कर रहे हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, और नहीं कर रहे हैं तो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे। तो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होते हैं तो ये फेज 3 है जिसमें आपका व्यक्तित्व परीक्षण होता है, और ये ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें जो आपने DAF जो फॉर्म भरता है डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, जो इसमें आपने अपनी हॉबीज, इंटरेस्ट और अपनी क्वालिफिकेशंस के बारे में डिटेल्स में बताया होता है, तो उस पर बेस्ड थोड़ा थोड़ा रहते हैं। और जनरल अवेयरनेस जनरली टेस्ट किया जाता है कि आप अपने से रूबरू हैं या फिर जो सिचुएशन है उसको हैंडल करने के लिए इमोशनल तो नहीं है या फिर अग्रेसिव तो नहीं है, कोई कंडीशंस आपके सामने आती हैं, आप सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आप पैनिक तो नहीं होते हैं। मतलब इस तरह से आपकी जो भी पर्सनालिटीज हैं उसको जज किया जाएगा या फिर टेस्ट किया जाएगा। इसका मार्क होता है 275 नंबर का, और 275 प्लस जो भी निबंध है, जीएस पेपर है और जो ऑप्शनल पेपर है, सब मिला करके 1750 नंबर का होता है। तो टोटल 2025 ये मार्क्स इंटरव्यू के बाद टोटल होते हैं ग्रैंड मैक्सिमम मार्क्स, और इसमें से जितना भी आप स्कोर कर पाते हैं इसके हिसाब से मेरिट डिसाइड होती है। आप DAF फॉर्म में जो आपने रेफरेंसेस भरे होते हैं कि अगर हम पहला पद IAS का पद चाहते हैं या IPS का पद चाहते हैं या फिर IFS का पद चाहते हैं, जो भी आपने रेफरेंसेस भरा हुआ होगा तो मेरिट के हिसाब से आपको अलॉट कर दिया जाएगा, और इसके बाद आपका जो वेलकम है इन संस्थानों में किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि सिलेबस आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कुछ डाउट्स होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जो सिलेबस हैं, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके लिए हम अलग अलग वीडियो आने वाले समय में लेकर के आएंगे। तो नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल पाए इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन्स हैं उसको प्रेस करें और लाइक और शेयर करें। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।